हेलो दोस्तों। यूएसए के इलेक्शंस ख़त्म हो चुके हैं और यूएसए में दोबारा डोनाल्ड ट्रंप अपनी सरकार बना चुके हैं। इस बार यूएसए में हुए चुनाव में 312 वोट्स पाए उन्होंने और उन्होंने जीता। और जबकि उनके खिलाफ जो उतरी हुई थी, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो बाइडेन उतरे हुए थे और कमला हैरिस उनके साथ में, तो जो कि ओबामा की पार्टी से संबंध रखते हैं, उन्हीं की पार्टी है। तो उन्होंने पाए 226 वोट्स। मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि ट्रंप जो है वो राजा बन गए, अपना आप के समझे लगे कि हम राजा हैं। ना ना, बिल्कुल ना। क्योंकि यहाँ का जो आंकड़ा है वो 20 और 19 का फ़र्क जैसा है। ठीक है, भले आपको लगे कि इसने 226 वोट्स पाए और इसने 312 वोट पाए, तो ये थोड़ा अंतर लग सकता है, परंतु परसेंटेज के हिसाब से सिर्फ 3 और 4% अप एंड डाउन का अंतर है। यानी एक तरफ जहाँ ट्रंप को 51% के आसपास जनता पसंद करती है, वहीं कमला हैरिस को 46% के आसपास जनता पसंद करती है। यानी कम से कह सकते हैं हम कि 50-50, आधा जनता इसको पसंद करती है, आधा इनको। बस थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो गया तो इधर थोड़ा चला गया और इधर थोड़ा चला गया। पर अब हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे और आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, वरना आप इन सभी को मिस कर देंगे। आई एम सो सॉरी कि मैं अपडेटेड नहीं था, मैं लाइव नहीं था, इसलिए यूएसए पे इलेक्शंस जब हो रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप जीत गए तो मैं वीडियो नहीं ला पाया। अभी उनके जीतने के बाद आज वीडियो ला रहा हूँ, काफ़ी दिनों बाद, 5-6 दिन बाद। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट बातें बताऊँगा क्योंकि भले ही मैं लेट से आ रहा हूँ। तो अब जब ट्रंप जीत चुके हैं तो एक बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। क्या एक काम नहीं, वो तो कई सारे काम करने वाले हैं वैसे, पर हम इसकी शुरुआत करते हैं भारत से ही। तो भारत में जो है वो 10 ट्रंप टावर्स बनवाएंगे। अब ये 10 ट्रंप टावर्स क्या होते हैं? एक ट्रंप टावर्स एक ताज होटल है ना, बिल्कुल उसी तरीके से एक रहने वाला एक बहुत आलीशान बिल्डिंग होता है जहाँ पे अमीर जाके रेंट पे रह सकते हैं, बिजनेसमैन्स, अमीर्स। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं, ये होटल टाइप में है, पैराडाइज कह सकते हैं इसे। तो ओयो नहीं कह सकते हैं, ओयो नहीं है ये, गरीबों का नहीं है ये, अमीरों के लिए है ओयो। ठीक है, तो इन ट्रम्प टावर्स में जो बनवाएंगे 10 ठो इंडिया में बनेंगे और वहाँ पे उसके पैसों दो और जाके रहो। अब हम भी रह सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो और फिर इसके बाद जो दूसरी बड़ी न्यूज़ है वो है कि यूक्रेन का जो वार हो रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। कैसे? देखो, अभी रसिया ने जो है वो जितना भी अभी तक लैंड कैप्चर कर लिया है, यानी इस 5 उंगलियों में से रसिया ने 2 उंगलियों को कब्जा कर लिया है, तो ये होगा कि अब इसको समाधान किया जाएगा, समझौता। यानी 2 उंगली कब्जा कर ली हो तो अब इस पर रुक जाओ और तुम भी रुक जाओ, अब तुम इस दोनों को लेने के लिए दोबारा लड़ो मत। हाँ, यहीं पे सब शांत करते हैं हम। ठीक है, तो बात यह है कि यूक्रेन की जो ज़मीन है वो जितना भी ले लिया यूएसए ने, रसिया ने, तो रसिया 2014 में भी लिया था और फिर उसके बाद से कई सालों बाद कई बार लिया, और पिछले 2 साल से तो ले ही रहा है। यूक्रेन की कितनी ज़मीन ले चुका, तो अभी जितनी भी ले चुका है उसको यूक्रेन को मानना होगा और यूरोपियन यूनियन को मानना होगा कि ये जो लैंड है अब ये रसिया का है और ये रसिया के पास ही रहेगा। और फिर इसके बाद से ये यूक्रेन और रसिया का समझौता हो सकता है और ये वार रुक सकती है। हाँ, यही हो सकता है। और आपको एक ख़ास बात बता दूं कि जो डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं ये वाकई आज तक के इतिहास के सबसे अच्छे प्रेसिडेंट हैं और राष्ट्रपति हैं जो भी, क्योंकि इनके साथ साथ ये एक सपोर्ट भी है और वो सपोर्ट है इलोन मस्क का। इलोन मस्क इनको क्यों सपोर्ट करते हैं? क्योंकि आपको पता है कि इलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, अमीर शख्सियत है। वो उनकी न्यूरालिंक स्पेसशिप है, न्यूरालिंक चिप पे काम कर रहे हैं, वो टेस्ला उन्हीं की है। और कई सारे प्रोजेक्ट्स पे, हाइपरलिंक, वो काम कर रहे हैं, साइबर ट्रक, ऐसी ऐसी कई सारे नामों हैं, मैं लेते लेते थक सकता हूँ। हाइपर लूप भी है, वाह, काफ़ी कमाल की है टेक्नोलॉजीज़ और प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं वो। और जब इतने ज़्यादा वो टैलेंटेड और इन्फॉर्मेटिव नॉलेज है तो उनके पास जाहिर सी बात है दुनिया का सबसे अमीर आदमी होना भी होना जायज़ है, होना ही चाहिए, क्यों नहीं। तो अभी उनकी प्रोजेक्ट्स क्या है फ्यूचर की, वो चाहते हैं ना चैट जीपीटी भी उन्हीं का है। ये देखो आप, मुझे पता है कि उसको किसी और ने डेवलप किया था, पर अभी तो आई थिंक हाँ ओपन एआई, वो तो अभी एलोन मस्क के अंडर में ही आता है। ठीक है, तो
और ट्विटर भी आपको पता है कि इलोन मस्क ने खरीद लिया। तो ट्विटर पे कौन बोलेगा किसकी रीच कितनी जाएगी, वो कंट्रोल कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। हाँ, तो अभी भारत में बहुत सारी बिजनेस प्लान्स हैं इलोन मस्क सर के, और वो ट्रम्प सर की सहायता से, प्रेसिडेंट ट्रम्प की सहायता से भारत में एंट्री करेंगे। जैसे कि उनकी जो टेस्ला कार है, अभी तक उनकी एंट्री भारत में हुई नहीं है, तो वो चाहते हैं कि उनकी जो टेस्ला कार्स की है वो एंट्री हो जाए भारत में। वो भी सही रहेगा, बिल्कुल, क्यों नहीं, हम भी चाहेंगे। बट हाँ, एक ही शर्त रहेगी कि उन टेस्ला कार्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही हो। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होगी तो सब चंगा है भाई, वरना भाई वो सब नहीं चलेगा। ये कि आप चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करोगे और फिर वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके इंडिया में लाओगे, ये कौन सी बात हुई। इंडिया में बेचना है तो इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करो, मेड इन इंडिया रखो, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट की यही रहती है पहली पहल कि ऐसा ही हो, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। और फिर ट्रम्प जब जीत ही चुके हैं, आपको पता है कि इससे पहले 2016 से 2020 का उनका कार्यकाल था, ठीक है। और 2020 के बाद अब फिर 2024 में, अब इस अक्टूबर नवंबर में फिर दोबारा उनका राज आने वाला है। और जनवरी तक तो उन फुल पावर में आ जाएंगे वो, 2-3 महीने में। अभी उनके पास फुल पावर नहीं है वो, आप ये मत समझिएगा कि अभी ट्रम्प प्रेसिडेंट बन गया, जीत चुके हैं तो फुल पावर आ गया, नहीं नहीं, फुल पावर आएगा जनवरी में। यानी प्रेसिडेंट इलेक्शन होने के और रिजल्ट्स आने के 2-3 महीने बाद ही किसी प्रेसिडेंट को फुल पावर उसकी मिल जाती है अगले 4 साल के लिए। तो हाँ, ये वैसे की बात हो रही है, इंडिया की नहीं, वैसे की, ठीक है। और फिर भारत के लिए और पाकिस्तान के लिए क्या ये अच्छी बात होगी कि ट्रम्प जीत चुके हैं? देखो, भारत के लिए तो अच्छी बात है, और अच्छी बात किसके लिए नहीं है? कनाडा के लिए। और कनाडा के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सॉरी जो भी है, वो जस्टिन ट्रूडो, तो उनको आपको पता ही है कि कितने ज़्यादा वो इंडिया से हेट करते हैं, और इसलिए उन्होंने कई सारी पैम्पलेट्स को, न्यूज़ आर्टिकल्स को बैन कर दिया अपने देश में। और यहाँ तक कि हमारे जो खुफिया एजेंट्स हैं उनकी जासूसी करने पर लगे हुए हैं। हमारी वहाँ पे जो भी एजेंसीज हैं हमारा, उस पर वो लोग अपना जासूसी कर रहे हैं इंडियंस पे। यानी वहाँ के यहाँ भारत से कोई अगर चला गया है वहाँ पे कनाडा में, तो उस पर जासूसी करने की क्या मतलब ज़रूरत है, ठीक है। क्या हम उन्हें मारने वाले हैं? नहीं। वो लॉरेंस बिश्नोई का केस हो गया था तो वो समझ रहे हैं कि सब भारत करवा रहा है। अरे अब ये सब गैंग्स हुआ रहे हैं, गैंग वार में तो होता ही रहता है पता नहीं क्या क्या। अब वो ऐसा ज़रूरी थोड़ी है, गैंग तो वो किसी देश का भी हो सकता है। अब उस गैंग में कहीं का भी बंदा आ सकता है, दुनिया इतनी बड़ी है। तब एक बंदा भारत का चला गया तो इसमें अब क्या कर सकते हैं बताओ? अब लॉरेंस बिश्नोई चला गया तो इसमें हमारी हाथ थोड़ी है। आप पूरे भारत को ठहरा दिए गलत, और इसको लेकर के पूरे भारत और कनाडा में कितना सारा विवाद हुआ, अभी भी हो रहा है, ठीक है। पता नहीं फ्यूचर में भी कितना विवाद होगा। खैर, अभी बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई को कि वो एक हिंदू सम्राट है, हिंदू योद्धा है। तो देखो, ऐसा कहना भी अभी पूरी तरह से सही नहीं होगा, क्योंकि अभी तक तो लॉरेंस बिश्नोई ने ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है। और अगर वो बहुत बड़ा काम कुछ कर देते हैं उसके बाद से हम सोचेंगे कि उन्हें योद्धा कहें या ना कहें, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने ऐसा कोई बहुत बड़ा काम किया नहीं है। बस धमकियाँ देना, धमकी देने से कुछ नहीं होता। अब 2-4 मर्डर कर चुके हो अभी तक, तो मर्डर करना भी कोई अच्छा काम नहीं है कि आपके बहुत ज़्यादा मैं इज्जत करूँ या फिर कुछ करूँ। आप कुछ और करो, एक्स्ट्रा कुछ ऐसा काम कि जिसके बाद से मैं भी खुलकर इज्जत आपकी कर सकूँ और सपोर्ट भी कर सकूँ, ठीक है। मर्डर करना कौन सी बात हो गई? अब मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या डोनाल्ड ट्रंप से हेट कर रहा हूँ और फिर जाके उनकी मर्डर कर दे रहा हूँ, ये कौन सी बात हुई? नहीं। अब उसको पैर रस्सी में बांध के बीच शहर में टांग देना, ये ज़्यादा मज़ेदार होगा ना उससे। खैर, माफ़ करना, ये आइडिया मैं नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रंप जीतने की वजह से कनाडा जो है वो दुखी भी है, क्योंकि ट्रंप जो है वो अपने डॉलर को मजबूत करना चाहते हैं। और डॉलर को मजबूत करने के लिए वो क्या क्या करेंगे? देखो, जो दूसरे देश से सामान उनके देश में बेचने के लिए आते हैं, यानी वो जो भी इंपोर्ट करते हैं अपने देश में, यानी यूएसए में, वो वहाँ के लोग, वहाँ के बिजनेसमैन जो भी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं चाइना से, तो चाइना के जो भी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं उस पर 80% का टैरिफ्स लगा रहे हैं। मतलब अगर कोई 100 रुपये का प्रोडक्ट है, ठीक है, हम रुपए में लेते हैं क्योंकि दुनिया में तो डॉलर चलता है ना, ठीक है, हम अपने समझने के लिए रुपए लेते हैं। तो अगर कोई सामान है जो 100 रुपये का मिलता है, ठीक है, और चाइना से जा रहा है, चाइना से चलते चलते चला गया यूएसए में, ठीक है, तो यूएसए में वो बेच रहा है, तो जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आई
मिला जुला के पूरा मान लो 200 रुपये हो गया, तो 200 रुपये का हो गया तो वो 200 रुपये का बेच नहीं सकता, क्योंकि अब उस 200 रुपये पे ये 80% का टैरिफ लगाएंगे यूएसए वाले। तो 200 का 80% कितना हुआ, 160 रुपये, ठीक है। तो 160 रुपये भी इसमें ऐड कर लो, यानी 360 रुपये का वो प्रोडक्ट बिकेगा। अब बताओ इतना महंगा। और खैर मुझे नहीं पता यार ये सही है कि नहीं। ये भी नहीं पता कि ये टैरिफ शायद इसी तरीके से काम करता है ना। हाँ शायद इसी तरीके से करता है, पर जो भी हो आप सोच के देखो कि इस तरीके से वो अपनी इकोनॉमी और डॉलर को मजबूत करना चाहते हैं। ये क्या अच्छा इनिशिएटिव है। खैर जो भी हो, ये इसको लेकर कि भारत को नुकसान हो सकता है, क्योंकि भारत जो है वो बहुत सारा एक्सपोर्ट करता है यूएसए को, जिससे उसे कुछ प्रॉफिट होता है। और वहीं पे अगर हम देखें रसिया को, तो रसिया से जो है भारत का जो ट्रेड है वो 90% इम्पोर्ट करता है भारत रसिया से, और एक्सपोर्ट के मामले में सिर्फ 10% एक्सपोर्ट करता है रसिया को। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बात का भी जिक्र किया था कुछ दिन पहले कि हाँ देखो भाई रसिया, तुम ना हमसे भी कुछ इम्पोर्ट कर लो, हम ही सिर्फ तुमसे खरीदे सामान, तुम भी हमसे कुछ खरीदो, हम भी बहुत सारी चीज़ें बेचते हैं, हम यूएसए को यूरोप की इतनी सारी चीज़ें बेचते हैं, आप हमसे क्यों नहीं कुछ खरीदते हो, ठीक है। तो ये बात एस जयशंकर ने बोली थी सर ने। और हाँ तो देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। और जब डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं तो आपको पता है कि ये रसिया पे इतने सारे सैंक्शंस लगे थे। आप आज तक की हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा सैंक्शंस रसिया पे लगे थे जब रसिया ने यूक्रेन पर अटैक किया था। तो उन सैंक्शंस में से 50% सैंक्शंस हो सकता है कि उसको हटा दिए जाए शायद डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में, आने वाले 3-4 साल में शायद संभव हो। ये मैं इसकी कोई गारंटी नहीं लेता, मैं अपने शब्द भले ही बोल रहा हूँ, लेकिन मैं इस पे गारंटी नहीं ले सकता कि ऐसा होगा कि सैंक्शंस हटाए जाएंगे पूरे के पूरे। बट हाँ इतना चांसेस है कि 50% तक सैंक्शंस हटा दिए जा सकते हैं रसिया पर से, ओके। और पाकिस्तान की जहाँ तक बात है उसकी तो नींद उड़ी ही हुई है। और क्यों ऐसा होता है यार कि आगे पीछे दुश्मनी बन जाते हैं। उधर चाइना दुश्मन है, पर चाइना को हम मैं अपने पर्सनल लेवल पे दुश्मन मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि चाइना जो है वो अब पता नहीं वहाँ के कल्चर या फिर उनका बिहेवियर कैसा भी हो, बट हाँ चाइना एक खूबसूरत देश है और वहाँ के लोग भी काफ़ी खूबसूरत होते हैं। और मैं इसलिए मैं चाइना को एक थ्रेट नहीं लेता हूँ। कुछ लोग होते हैं भाई हर जगह पे बुरे, जो राज करने का सपना देखते हैं पूरी दुनिया पर, जैसा कि मैं खुद ही हूँ। हाँ तो मैं किसी को क्या थ्रेट करूँगा, ठीक है। तो ठीक है जो भी हो। और आगे पीछे जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान की तो हमने पूंगी बजा रखी है, और बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार आ गई है। हाँ वहाँ की सरकार गिरा दी गई, मैडम सर को भगा दिया गया मोहम्मद यूनुस के द्वारा। खैर ये बहुत बड़ी साजिश थी एक, इस साजिश के पीछे क्राउड का हाथ था, बिल्कुल जाहिर सी बात है। और क्राउड चाहे तो जो भी कर सकती है। भीड़ जो है वो भीड़ जब बन जाती है ना, तो ये नहीं रहता कि भीड़ सही काम कर रही है कि गलत काम कर रही है, बस करते जाती है। और यही कारण था कि मोहम्मद यूनुस की सरकार बन गई और मैडम को भागना पड़ा, हसीना, प्राइम मिनिस्टर हसीना को भागना पड़ा, शेख हसीना, नाम ही ऐसा है कि याद नहीं आ रहा था, ठीक है कोई बात नहीं। तो अब डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद अब बांग्लादेश की भी मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि उन्होंने आवाज़ उठाया था एक ट्वीट करके कि बांग्लादेश में जो भी हो रहा है ना वो अच्छा नहीं है, हम उसके साथ हैं, वहाँ के हिंदुओं के साथ हैं, हम हिंदुओं की आवाज़ उठाते हैं, उनकी सेफ्टी के लिए आवाज़ उठाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि बांग्लादेश में अटैक्स हो रहे थे टेम्पल्स पे, हिंदूज़ के घरों पे, फेस्टिवल्स में, नवरात्रि में अटैक हो रहे थे। तो ये काफ़ी मैं स्वीकार तो नहीं करूँगा ऐसी चीज़ों को, क्योंकि ये कोई समझदार समाज की निशानी नहीं है बिल्कुल भी। और पढ़े लिखे समझदार की समाज की तो बिल्कुल निशानी नहीं है। तो बाय द वे गाइस इस वीडियो में मैं आज इतना ही रखता हूँ। और डोनाल्ड ट्रंप जीतने के बाद से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, और मिडिल ईस्ट की जहाँ तक बात है तो इजराइल को फुल सपोर्ट रहेगा डोनाल्ड ट्रंप का। ईरान उस पर कुछ अटैक नहीं कर पाएगा, इजराइल जो चाहेगा वो कर पाएगा। वो गाजा को अपने कब्जे में ले ही सकता है, चांसेस हैं आने वाले कुछ सालों में। और जो उसका पड़ोसी है उनको खूब पीटेगा वो, मे बी, क्योंकि अब तो और ज़्यादा पावर आ गया क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आ गया, ठीक है। बाय द वे गाइस चैनल को लाइक नहीं करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक वीडियो को करिएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ एक कमेंट ज़रूर कर दीजिए, कोई सवाल है तो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।